नमस्कार। कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान अध्याय पाठ तीसरा रेशों से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक। कल हमने रेशों से ऊन कैसे बनती है इसका अध्ययन किया था। आज हम रेशम कीट से रेशम कैसा बनता है उसका अध्ययन करेंगे। रेशम की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई थी ऐसा माना जाता है। रेशम को कैसे प्राप्त करते हैं इसकी जानकारी चीनी वासियों ने काफ़ी सालों तक किसी को नहीं दी थी। यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से व्यापारी और यात्रियों ने यात्रा की उसे सिल्क रूट से जाना जाता है। रेशम के रेशे भी जानतो रेशे होते हैं। जैसे ऊन हमें पेड़ से मिलती है उसी तरह से रेशम के रेशे भी जानतो रेशे होते हैं। रेशम के कीट से रेशम के फाइबर बनते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। यानी रेशम के जो रेशे हैं या फाइबर है वह जानतो रेशे भी होते हैं और रेशम के कीट से रेशम के फाइबर बनते हैं यानी धागे बनते हैं। तो सेरीकल्चर किसे कहते हैं? क्या रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहा जाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट काफ़ी मात्रा में अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलता है और उसे कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। यानी जो मादा रेशम होती है वह एक साथ में काफ़ी संख्या में अंडे देती है और उसमें से जो लार्वा निकलता है उसे कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहा जाता है। जब कैटरपिलर आकार में वृद्धि करता है जिसे जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है उसे प्यूपा या कोशित कहते हैं। यानी जब कैटरपिलर यानी इल्ली या रेशम कीट अपने आकार में वृद्धि करते हैं यानी वो बड़े हो जाते हैं और जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उसे प्यूपा या कोशित कहते हैं। कैटरपिलर अपने आसपास जाल बुनता है। यह जाल उसे उस स्थान पर रहने के लिए सहायता करता है। यानी कैटरपिलर है जो अपने आसपास जाल बुनता है और यह जाल उसे उस स्थान पर रहने के लिए सहायता करता है। जिस तरह से मकड़ी घरों में जाले बनाती है और वो वहीं पे रहती है उसी प्रकार यह कैटरपिलर भी अपने आसपास जाल बुनता है। कैटरपिलर जो जाल बुनता है यह अंग्रेजी के 8 यानी 8 की संख्या के रूप में एक सिरे को दूसरे सिरे तक ले जाता है या गति करता है। यानी यह जो जाल होता है यह अंग्रेजी के 8 जैसे हमने अंग्रेजी में 8 लिखते हैं उस हिसाब से यह जाल का आकार रहता है और यह एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर रेशम बनता है। यानी जब ये सूख जाता है तो रेशम बनता है। यानी कैसे बनता है कि जो अंग्रेजी के 8 की संख्या में रूप लिखा हुआ रहता है उस हिसाब से यहाँ एक सिरे को दूसरे सिरे तक गति करता है और सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है और यह पदार्थ सूखकर या कठोर होकर रेशम बनता है। कैटरपिलर खुद को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बनता है। यानी कैटरपिलर खुद को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है यानी रेशम के धागों से ढक लेता है और उससे प्यूपा बनता है। इस आवरण को कोकून कहा जाता है। कीट का आगे का विकास कोकून के भीतर होता है।
रेशम कीट का जो आगे का विकास है उस कोकून के भीतर ही होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। रेशम के रेशे यानी रेशम के धागों का उपयोग रेशम के जो कपड़े बनते हैं उसके लिए किया जाता है। रेशम का रेशा स्टील के तार जैसा मजबूत होता है। रेशम का धागा दिखने में मृदु लगता है, लेकिन वह स्टील के तार जैसा है, उस तरह से मजबूत पाया जाता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक प्रकार के होते हैं। रेशम कीट अनेक प्रकार के होते हैं जो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा का गठन रुक्षता, चिकनाहट और चमक में भी भिन्न होता है। यानी रेशम के अलग अलग विभिन्न किस्में होती है, उनका जो धागा है वह रुक्षता या चिकनाहट और चमक में भी अलग पाया जाता है। जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीट द्वारा काते गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। यानी रेशम के जितने भी किस्म हैं ये सारे के सारे कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। यानी जो सामान्य है रेशम कीट है वह शहतूत का रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर यानी रेशम धागा मृदु, चमकदार व लचीला होता है, और इसे सुंदर रंगों में भी रंगा जाता है। यानी अलग अलग रंगों में भी इस रेशम फाइबर को रंगा जाता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर अधिक रेशम का उत्पादन करता है। यानी रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर रेशम का अधिक उत्पादन करता है। भारत में रेशम उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। रेशम उद्योग में महिलाओं की भारत में अग्रणी भूमिका रही है। रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकता महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। यानी रेशम कीट पालन यह महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। रेशम उत्पादन में सबसे पहला स्थान चीन का है, लेकिन भारत भी प्रमुख उत्पादक देशों में गिना जाता है। जिस तरह से प्राकृतिक और संश्लेषित रेशे रहते हैं, उसी तरह से प्राकृतिक और कृत्रिम रेशम भी पाया जाता है। इनमें भी अंतर रहता है कि कृत्रिम रेशा रासायनिक पदार्थों से बनता है और प्राकृतिक फाइबर रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम रेशा रुक्ष होता है और प्राकृतिक रेशम मुलायम होता है। कृत्रिम रेशा प्राकृतिक रेशम से कमज़ोर होता है और ये प्राकृतिक रेशा है जो बहुत ही मजबूत होता है। कृत्रिम रेशा बनाने के लिए कम समय लगता है और प्राकृतिक रेशा बनाने के लिए अधिक समय लगता है। कृत्रिम रेशम कृत्रिम रूप से चमकाते हैं। इसको तरह तरह की केमिकल्स डाल के चमकाया जाता है, और प्राकृतिक रेशम में प्राकृतिक ही चमक पाई जाती है। कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालकर उनके कोकून को इकट्ठा करके रेशम के फाइबर प्राप्त करते हैं। यानी रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पाला जाता है, जिसे सेरीकल्चर कहते हैं, और उनमें से कोकून को इकट्ठा करके रेशम के फाइबर यानी रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन। मादा रेशम कीट
सैकड़ों अंडे देती है। इन अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों में यानी स्वस्थ स्थितियों में उचित ताप व आर्द्रता की अनुकूल स्थिति में रखते हैं। यानी जो मादा रेशम कीट अंडे देती है उन अंडों को उचित ताप व आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। इन अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है। इन अंडों को एक उपयुक्त यानी तय ताप तक इसको गर्म रखते हैं, जिसमें से जिन अंडा से लार्वा निकलता है, यानी जो अंडों को गर्म रखते हैं उन अंडों में से लार्वा निकलता है। यह लार्वा शहतूत की नई पत्तियां को लार्वा जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते हैं। यानी जब शहतूत की नई पत्तियां आती है तो वो लार्वा जो है कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात इसे खाते हैं और अपने आकार में वृद्धि करते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखते हैं। यानी जो लार्वा है इसको शहतूत की जो ताज़ी कटी पत्तियां हैं उसके साथ बांस की ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं। यानी 25 से 30 दिनों तक यह कैटरपिलर ताज़ी पत्तियां खाते हैं, उसके बाद यह खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। कैटरपिलर या रेशम कीट कोकून बनाते हैं। जो कैटरपिलर है या रेशम कीट है वह बांस के छोटे छोटे कक्षों में जाकर कोकून बनाते हैं, जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। इसके अंदर ही प्यूपा विकसित होता है। रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप में या पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। यानी वयस्क कीट विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप में या फिर पानी में उबालते हैं या फिर भाप में रखते हैं। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर अलग हो जाते हैं। कोकून से मतलब धूप में रखकर या पानी में उबालकर या भाप में रखकर इन रेशम के फाइबरों को अलग किया जाता है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के लिए धागा बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों के द्वारा करते हैं जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया है उसे रेशम की रीलिंग कहते हैं। धागा निकालने की जो प्रक्रिया है उसे रेशम की रीलिंग कहते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों के द्वारा की जाती है। रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के धागों से वस्त्र बुनते हैं। आज हमने देखा कि रेशम से किस तरह से रेशम फाइबर प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीट को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। फिर रेशम की खोज का यथार्थ समय अज्ञात है, यानी इसको ये पता नहीं है क्या ये कब इसकी खोज हुई थी, लेकिन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी जो रानी थी सी लुंग सीची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण पता लगाने के लिए कहा था। यानी जो सम्राट था चीन का हुआंग टी, उसकी जो रानी थी सी लुंग ची, उसने अपने बगीचे में शहतूत की जो पत्तियां थी वो ख़राब हो गई थी, तो उसका पता लगाया था। तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियाँ को खा रहे हैं, यानी जो सफ़ेद कीट है वह शहतूत की पत्तियाँ को खा रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बना लेते हैं।
संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्यारे में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा अलग हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट से जाना जाता है। आज का गृह कार्य। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहा जाता है। रेशम के विभिन्न किस्मों के नाम लिखिए। रेशम के विभिन्न किस्में शहतूत रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम। प्रश्न क्रमांक 3, रेशम कीट किस पेड़ की पत्तियां खाता है? रेशम कीट शहतूत की पेड़ की पत्तियां खाता है। प्रश्न क्रमांक 4, कितने दिनों पश्चात कैटरपिलर खाना लेना बंद करता है? तो 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना लेना बंद करता है। प्यूपा या कोशित किसे कहते हैं? जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है। धन्यवाद।